बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आते हैं, उन्हें जरूर चेक कर लेना। और आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और सैंपल पेपर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके देख लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के। चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले हमें दक्षिण एशिया के जो देश हैं इसकी स्थिति का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा समकालीन दक्षिण एशिया, या फिर ऐसे आएगा कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सिंपल सा एक एक लाइन में आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो हमें पता है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी शामिल हैं। इवन पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश वो भी शामिल है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। अफगानिस्तान को साउथ एशिया में जो है 2007 में शामिल किया गया था, ठीक है। और भारत तो है ही फिर। तो ये टोटल कितने हैं, 8 देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे अब इनकी स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका ये जब आजाद हुए थे तो इन्होंने अपने यहाँ पे लोकतंत्र कायम किया और ये लोकतंत्र कायम भी रहा। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका की स्थिति थोड़ी अलग थी, इसे जातीय संघर्ष से तकरीबन 20-25 साल तक झेलना पड़ा था। दूसरा यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये ऐसे क्षेत्र थे, आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर और पाकिस्तान दोनों में ही बेसिकली जो है लोकतंत्र और सैनिक शासन, इस तरीके का शासन रहा है, कभी भी एक चीज नहीं रही है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि जितना भी कमांड होता है वो होता है सेना के हाथ में कभी कभी, और कभी कभी होता है जो पार्टी होती है उसके हाथ में। तो ऐसे इस तरीके से ना यहाँ पे लोकतंत्र भी रहता है और सैनिक शासन भी रहता है। फिर नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल के संबंध में यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक, फिर 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया, तब जाके यहाँ पे अभी जो है गणराज्य यहाँ पे स्थापित हो पाया है, ठीक। फिर इसी तरीके से भूटान है। भूटान में भी संवैधानिक राजतंत्र था 2008 तक, जहाँ के राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था को उभारा गया था। उसके बाद मालदीव की बात कर लेते हैं। तो मालदीव जो था वहां पे 1968 तक एक सल्तनत का राज हुआ करता था, और उसके बाद में ये गणतंत्र बन गया, फिर इसने अधिशात्मक प्रणाली अपना ली थी। तो ये देशों की स्थिति है, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा शासन रहा है। तो कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव। ये यहाँ की बेसिकली स्थिति है। ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो है सार्क यानी कि दक्षेस, ये है क्या एवं इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी असफलता। देखो दो दो मार्क्स में अलग अलग से पूछा जा सकता है, दक्षेस क्या थे, इसके उद्देश्य और इसकी असफलता। अब इन तीनों को 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर इन तीनों को 4 मार्क्स में, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में समझेंगे। देखो सार्क क्या है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन यानी कि दक्षिण एशियाई, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सिंपल सा बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो है नेपाल काठमांडू। शुरुआत में ये जो दक्षेस होता है इसमें 7 देश शामिल थे। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। लेकिन जब दक्षिण एशिया में हमने देखा कि 2007 में इसे शामिल किया गया तो इसे फिर दक्षेस में भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो फिर बाद में कितने हो गए इसमें, 2007 में 8 देश हो जाते हैं। तो सार्क क्या है, दक्षेस क्या है, आइयो आप समझ गए। अब समझते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो कोई भी संगठन हो, सिंपल से इसके कुछ 4 से 5 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, दक्षिण एशिया के जो देश हैं इसकी जनता का विकास करना और जीवन में सुधार लाना, जितने भी देश हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, बात करते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की, बात करते हैं यहाँ पे हम बांग्लादेश की। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे जनता की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ हद तक खराब है। तो ऐसे में उनके जीवन में विकास, जीवन का विकास करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सभी इसका उद्देश्य है। हर एक देश, इसकी संस्कृति और उसके सामाजिक विकास में आपसी सहयोग किया जाए। एक साथ मिलकर सभी देश विकास करेंगे और आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ कभी भी युद्ध वगैरह नहीं होगा। अगर बातचीत कोई विवाद होता है तो उसे आपस में बैठ के समझा बुझा लेंगे, यानी कि शांति स्थापना कायम करेंगे। साथ ही साथ एकता और विश्वास को बनाए रखेंगे।
तो ये है किसी भी एक जो संगठन होता है उसके उद्देश्य, ठीक है। सार्क क्या है, इसके उद्देश्य। अब समझिए आखिर ये सार्क जो है, हालांकि जब शुरुआत हुई थी तब ये थोड़ा बहुत अपने मामले में सफल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो वो है इस ये असफलता में बदलता चला गया। कैसे बदलता चला गया भाई? तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पे जो कारण है वो है आपसी विवाद। क्यों? क्योंकि देखो, भारत और पाकिस्तान, इसको लेकर हमेशा विवाद रहता है। आपने देखा होगा इसको लेके 4 युद्ध भी हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के, तो इस वजह से विवाद भी बना रहता है। आतंकवाद, ये देश आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों पे आरोप लगाता है कि ये भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये भारत पे आरोप लगाते हैं कि भाई तुम जो है हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें आंख गड़ाए हुए हो और अप्रत्यक्ष तरीके से हमें प्रभावित करते हो। ठीक इसी तरीके से इनमें ये जो विवाद वगैरह है सभी देशों में, इसकी वजह से आपसी विश्वास विश्वास में कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से व्यापार में कमी हो रही है। और यहाँ पे आप चाहो तो एक धर्म के नाम पर जो हिंसा वाला पॉइंट है, ये धर्म के नाम पे हिंसा विभिन्न देशों में होती रहती है दक्षिण एशिया की, तो इसकी वजह से भी असफल रहा है, शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पाती है, संस्कृति का विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ और भी पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। जो मेजर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था कि दक्षिश क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। देन इसकी असफलता क्या है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन आ जाएगा इसी संबंध में कि साफ्टा क्या है, इसका वर्णन करो। तो साफ्टा बेसिकली था क्या? ये एक फ्री ट्रेड एरिया था जिसकी हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, इसे कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। देखो, ये जो है 2004 में सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। सार्क देश यानी कि जो 8 देश थे, इनमें व्यापार को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसे बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और इस पर 2006 पे सभी ने साइन किए और ये पूरी तरीके से प्रभावी हो गया था। तो हम कहेंगे कि साफ्टा पूरी तरीके से कब प्रभावी हुआ? तो 2006 में, हालांकि बंद तो 2004 में गया था, ठीक। अब देखो इसका लक्ष्य क्या था? साफ्टा बेसिकली किससे संबंधित है? ट्रेड यानी कि व्यापार से संबंधित है। तो आपसी व्यापार में जो लगने वाला सीमा शुल्क है उसको कम करो या तो पूरी तरीके से खत्म कर दो, जिससे कि व्यापार जो है वो आसानी से सभी देश आपस में कर सकें। बात करें इसकी स्थिति की, तो जिस तरीके से जो सार्क था, ठीक है, हाँ सार्क, ये असफल हो गया, ठीक इसी तरीके से साफ्टा भी असफल हो गया। क्यों? क्योंकि कई छोटे छोटे देश ऐसा इनका मानना है कि भारत जो है उनके बाजारों का फायदा उठाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भारत की बाउंड्री के आसपास यहाँ पे नेपाल है और नीचे की तरफ ये श्रीलंका है और फिर ये बांग्लादेश है। तो ये तीनों क्या कहते हैं कि भारत जो है वो हमारे साथ व्यापार करके हमारे जो बाजार हैं उन पर कब्जा करना चाहता है, ठीक है। और सबसे आखिरी एक नोट है बेसिकली कि भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, यानी कि देखो दक्षिण एशिया के तकरीबन 3 देश, एक तो है भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इसके साथ में भारत का एक मुक्त व्यापार समझौता ऑलरेडी हो चुका है और ये व्यापार समझौता चल भी रहा है। भारत कोशिश कर रहा है अन्य देशों के साथ में भी मुक्त व्यापार समझौता करने की। तो एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि साफ्टा जो है वो अपनी जगह असफल रहा, लेकिन इसका एक छोटे से पहलू के रूप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ देशों के बीच में इसने व्यापार को बढ़ावा देने में मदद भी की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका क्वेश्चन था सार्क के बारे में, ये क्या है, इसका उद्देश्य, इसकी असफलता और इसको और मजबूत बनाने के लिए जो साफ्टा बनाया गया था ये क्या था, इसकी स्थिति, लक्ष्य, नोट वगैरह जो भी, ठीक है। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। अच्छी लगे तो शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं हमारे थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन। पहले एक पाकिस्तान के बारे में छोटा सा क्वेश्चन समझिए कि पाकिस्तान में हमें पता है सैनिक शासन भी रहता है, ठीक है, और लोकतंत्र भी रहता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सैनिक शासन जो है वो ज्यादा आता रहता है और लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता, उसके क्या कारण? तो सबसे पहला यहाँ पे ये कारण है कि यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन, अर्थात जो बड़े बड़े जमींदार टाइप में लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा वगैरह होता है, इन सभी का एक सामाजिक दबदबा होता है, जिसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को गिरा दिया जाता है और सैनिक शासन कायम कर लेते हैं। अर्थात सेना के दबदबे की वजह से,
धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों की वजह से इनका सामाजिक दबदबा इतना होता है कि ये किसी भी पार्टी से उसका बहुमत खिंचवा सकते हैं और दूसरी पार्टी को देके या फिर सेना की मदद से एक नया सैनिक शासन कायम कर देते हैं। दूसरा कारण ये है कि देखो बेसिकली ये कारण नहीं है, ये तो एक अलग पॉइंट है कि हालांकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे एक स्वतंत्र और शासी प्रेस तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो शासक आते हैं उन्होंने इस पे प्रतिबंध भी लगा रखा है कि आप जो है सरकार के खिलाफ कुछ गलत नहीं दिखा सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ की मीडिया ने मानवाधिकार उल्लंघन करने को काफी ज्यादा मजबूत बनाया कि उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए इस संबंध में। हालांकि ये कोई कारण तो नहीं बनता है, ठीक है। देखो आगे क्या है, आगे ये है कि अमेरिका एवं अन्य जो पश्चिमी देश हैं ये पाकिस्तान को अपना स्वार्थ, अपने हित के रूप में देखते हैं। कैसे कि यहाँ पे ये शासन, जो सैनिक शासन है उसको बढ़ावा देते हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हथियार, सेना और जो सेना से संबंधित साजो सामान है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए अमेरिका जो है और जो जितने भी पश्चिमी देश हैं ये अपने फायदे के लिए यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। और इवन इंडिया पर, ठीक है, चाइना पर नजर रखने के लिए भी ये पाकिस्तान में इसको बढ़ावा देते हैं। बेसिकली लोकतंत्र को चलाने के लिए पाकिस्तान में यूएनओ के द्वारा भी कोई मदद नहीं दी जाती है, ये भी एक कारण है। साथ ही साथ पाकिस्तान को जितने भी देश हैं वो सभी एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो मुख्यतः ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के संबंध में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वही करते हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थायी नहीं रह पाता है, आई होप आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड 4, ये पॉइंट्स आप लिख देंगे इजीली तरीके से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये है संबंध के बीच में भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं, यानी कि खराब संबंध और जो अच्छे संबंध हैं, हमें उनका वर्णन करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम विवाद के मुद्दों को समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला देखो, जब भारत आजाद होता है यानी कि 1947 में, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है इसके कारण एक अच्छी छवि नहीं उभरी है, जो कि एक विवाद का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पहला युद्ध, अच्छा ये जो मैंने अभी बताया है हिंसा अच्छी नहीं उभरी है, इसे आपने सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जब आप पढ़े थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें पढ़ा होगा कि भारत की विभाजन के क्या परिणाम निकले थे, तो वही हिंसा वाला यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे युद्ध हुए हैं बेसिकली जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। पहला 1948 में हुआ था, आजादी के ठीक 1 साल बाद, कश्मीर मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो कश्मीर जो है 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तो वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास चला जाता है कश्मीर का, और दूसरा हिस्सा जो एक स्वतंत्र जम्मू कश्मीर प्रांत बन जाता है जिसे भारत में मिला लिया गया था। और वर्तमान में ये एक टेरिटोरियल है, यानी कि केंद्रीय जो राज्य देश होते हैं उस संबंध, नहीं देश तो नहीं होगा यार, केंद्रीय राज्य संबंध में, केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली। दूसरा युद्ध हुआ था गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के कच्छ रण सीमा को लेकर मतभेद के कारण। तीसरा युद्ध हुआ था जब बांग्लादेश नया संकट बना था। अभी इस संकट की जो कहानी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आगे समझेंगे। चौथा युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है, जिसमें भारत जो विजयी रहा था। तो इस तरीके से ये 4 जो युद्ध हुए हैं इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा विवाद रहे हैं। फिर यहाँ पे परमाणु परीक्षण आ जाता है कि भारत ने 1998 में जब अपना पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अन्य देशों ने कहा कि भारत ने बिल्कुल ऐसा सही किया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये इसने ऐसा सही नहीं किया। तो फिर पाकिस्तान ने भी अपना जो परमाणु परीक्षण है और परमाणु हथियार जो है उसको एकत्र करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भारत जो है वो आरोप लगाता है पाकिस्तान पे। कैसा आरोप कि भारत में जितने भी आतंकवादी लोग हैं वो सभी कहां से आए हैं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, उन्हें प्रशिक्षण करते हैं और खालिस्तान समर्थकों की मदद करते हैं और फिर ये भारत में भेजते हैं, जिससे कि भारत में जो आतंकवादी घटना है उनको ये अंजाम देते हैं। ठीक इसी तरह पाकिस्तान जो है वो भारत पे आरोप लगाता है। क्या लगाता है भाई, कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़का रहा है। देखो पाकिस्तान में 2 क्षेत्र हैं, एक सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे कुछ समस्या चल रही है तो पाकिस्तान ये कहता है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर जो है समस्या को भड़का रहा है ताकि हम इसी में उलझे रहे, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ के पॉइंट। सबसे पहले तो हिंसा,
4 युद्ध, भारत का आरोप और फिर पाकिस्तान का आरोप। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके विवाद के मुद्दे। हालांकि इन विवाद के मुद्दों के अलावा इन्होंने आपस में संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भी कई कदम उठाए। सबसे पहला 1960 में सिंधु नदी जल संधि। तो देखो बेसिकली इस जल के बंटवारे को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद था, तो इन्होंने क्या किया, 1960 में एक संधि बनाई, सिंधु नदी जल संधि, और उन पर हस्ताक्षर करके इस मतभेद को खत्म किया। ताशकंद समझौता, तो हमें पता है जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो ऐसा युद्ध और इस संबंध में कोई युद्ध ना हो, तो इसको लेकर 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ठीक, फिर आता है शिमला समझौता। जब बांग्लादेश बनता है, उसकी संकट की जो कहानी आती है, उसके ठीक 1 साल बाद शिमला समझौता होता है। फिर लाहौर बस सेवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये लाहौर बस सेवा शुरू की गई थी भारत लाहौर से पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसी वर्ष कारगिल युद्ध जो हो गया था, इसी वजह से ये जो लाहौर बस फ्री सेवा थी, इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक, फिर है यहाँ पे साफ्टा पर हस्ताक्षर। तो हमें पता है 2004 में जब साफ्टा की शुरुआत हो रही थी, तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इस पे हस्ताक्षर किए थे, ताकि ये आपस में व्यापार कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। सबसे आखिरी पॉइंट है, नहीं आखिरी है, हाँ आखिरी है, 2004 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट श्रृंखला का एक आयोजन किया गया था, ये पहली और अंतिम क्रिकेट श्रृंखला थी। इसके बाद कभी भी खेलने नहीं गई टीम वहां पे कोई भी अच्छा खासा मतलब इसका प्रदर्शन भी रहा था, इसने जीत भी हासिल की थी, लेकिन वापस से दोबारा कभी नहीं गई वहां पे खेलने के लिए। ठीक है, और अभी मैं वर्तमान की बात करूं, अगर आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह देखते होंगे, तो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वहां पे बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है। ठीक है, नदी ने अपना रुख बदल दिया है और बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है। लगभग पाकिस्तान का 30 से 40% जो लैंड एरिया है, वो पूरा का पूरा पानी से ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में कृषि भूमि उसकी खत्म हो रही, खाद्यान्न खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में उसे भारत से मदद तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में भारत उसकी बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है, अच्छी तरीके से मदद कर रहा है, ताकि संबंधों को और अच्छा बनाया जा सके। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के क्या क्या मुद्दे रहे हैं, ये आप लिख दोगे। उसके बाद इसके बीच में अच्छे संबंध क्या है, ये आप लिख दोगे। अब यहाँ पे शुरू होती है कहानी बांग्लादेश की। देखो क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ है, इसे लिखो, या फिर इसकी पृष्ठभूमि समझाओ। इसको अलग से पूछा जाएगा, बांग्लादेश एक नए देश की कहानी, बांग्लादेश एक नए देश की कहानी, अथवा बांग्लादेश बना कैसे, इसे समझाइए। ठीक है, तो इन्हीं तीनों ही क्वेश्चन में एक ही आंसर आपको लिखना है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जब बांग्लादेश नहीं बना था, उससे पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे हम अभी वर्तमान का पाकिस्तान कहते हैं, एक था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम वर्तमान का बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे था क्या, कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू भाषा को थोपना चाहते थे और अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, जिसका पूर्वी लोगों ने किया विरोध। अब इसी संबंध में जनता ने ये जो पूर्वी जनता थी पूर्वी पाकिस्तान की, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, इसने कहा कि हमें एक न्यायोचित प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें राजनीतिक सत्ता में अच्छी हिस्सेदारी चाहिए। इसको लेकर मांग उठाई, लेकिन इनकी मांग को जो है पश्चिमी पाकिस्तान ने नहीं माना। फिर यहाँ पे एक व्यक्ति उभर कर सामने आए, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक स्वायत्तता की मांग की, जिसको देखते हुए इन्होंने चुनाव लड़े 1970 में। जो अवामी लीग है, इससे इन्होंने चुनाव लड़े पूर्वी पाकिस्तान में, ये जीत भी गए। तो इसको देखते हुए जब ये पश्चिमी पाकिस्तान में जाते हैं कि हमें स्वायत्तता वगैरह चाहिए, इसके प्रस्ताव को लेकर, तो फिर पश्चिमी पाकिस्तान का जो सैनिक शासक थे, उन्होंने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और जब से वापस जेल में डाल दिया, तब आंदोलन जो है वो और तेजी से भड़क उठा कि हमारे नेतृत्वकर्ता को आपने कैसे जेल में डाल दिया। तो इसी वजह से फिर आंदोलन को कुचलने और पलायन की बात आ गई कि जनरल यहिया खान, ये पूर्वी पाकिस्तान के शासक थे, सैनिक शासक, इन्होंने बंगाली जनता, इसका जो आंदोलन है, इसको कुचलने की बहुत कोशिश की। सरेआम गोलियां चलवाई, लोगों को जबरदस्ती मारा पीटा। इस संबंध में हजारों की संख्या में लोग जो है वो बंगाल के लोग मारे गए, बंगाली लोग मारे गए, एवं लाखों की संख्या में लोग जो है वो भारत पलायन करके आने लगे। अब जब ये भारत में पलायन करके आए, तो भारत ने ये देखा कि ये जिस तरीके से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें असम आ जाता है और मोस्टली मेघालय है, ठीक है, और भी है 1 2 3, वहां पे क्या था कि इनके इस पलायन की वजह से शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई थी।
तो इसी वजह से उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था सभी को नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तानियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था अधिक स्वतंत्रता की मांग के लिए, उच्च प्रतिनिधित्व के लिए, उस आंदोलन का समर्थन किया और इसने अपनी सेना भेजी पूर्वी पाकिस्तान में। और जब सेना भेजी तो इस संबंध में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ा तो इस युद्ध में बहुत अच्छी जीत मिली भारत को और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में हार जाती है, उससे आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इसी संबंध में फिर एक नया देश बन जाता है बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो नया देश बांग्लादेश बनता है ये अपना एक खुद का संविधान बनाता है और इसके अपनी एक खुद की लोकतांत्रिक व्यवस्था ये अपनी कायम करता है। ठीक है, तो ये है एक छोटी सी कहानी बांग्लादेश के बनने की कहानी। ठीक है, आई होप हर एक पॉइंट को बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि चलो अच्छा खासा समर्थन किया है इसने, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ अभी भी विवाद के मुद्दे हैं और कुछ अच्छे संबंध भी मुद्दे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश की मदद की तभी ये एक नया देश बना, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान ये जो बांग्लादेश है इसके बीच में कुछ विवाद के मुद्दे हैं और कुछ अच्छे संबंध हैं। पहले हम विवाद के मुद्दे समझेंगे। सबसे पहला नदी जल बंटवारा। बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में दो नदियों को लेकर जल बंटवारे को लेकर विवाद है। पहला है गंगा नदी और दूसरा है तिस्ता नदी। गंगा नदी पर 1970 के दशक में फरक्का बांध बनाया गया, तो इसको लेकर जो बांग्लादेश है वो ये कहता है कि हमें जितना जल चाहिए उतना जल हमें नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ तिस्ता नदी से बांग्लादेश जो कहता है कि हमें कम से कम 48% जल दो। ठीक है, लेकिन यदि भारत इस मांग को मांग लेता है तो बंगाल के कई क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा। साथ ही साथ इसी को देखते हुए भारत जो है मात्र 14%, 14 या 16 याद नहीं है मुझे, अराउंड मान लेते हैं कि 15% के आसपास जो है तिस्ता नदी का जल इसकी तरफ मोड़ देता है। ठीक है, किसी तरफ बांग्लादेश की तरफ। तो ये एक विवाद है जल नदी के बंटवारे को लेकर। दूसरा विवाद है कि जब 1971 में ये जो बांग्लादेश का नया देश बनता है तो इस संबंध में बहुत लाखों की संख्या में घुसपैठ होती है, अर्थात ये जो शरणार्थी आते हैं भारत में रहने के लिए, इसकी वजह से क्या होता है असम, ठीक है, बंगाल, ऐसे कई राज्य जो थे उत्तर पूर्व के, यहाँ की संस्कृति काफी ज्यादा प्रभावित होती है। वहां के मूल निवासी अल्पसंख्यक बन जाते हैं। मान लेते हैं कि असम में रहते थे 10 लोग, ठीक है, अब बांग्लादेश से पलायन करके आ गए 20 लोग, तो ऐसे में असम के जो 10 लोग थे वो तो बन गए अल्पसंख्यक जो मूल निवासी थे, और जो लोग आए वो बन गए बहुसंख्यक, वो यहाँ पे दबदबा कायम करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेसिकली कि संस्कृति तो प्रभावित हुई, साथ ही साथ मूल्यवासी अल्पसंख्यक बन गए, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर। भारत ये कहता है बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उल-दवा ऐसे कई आतंकवादी संगठन हैं जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अवैध तस्करी। भारत का मानना है कि बांग्लादेश से कई ऐसे नशीले पदार्थ जैसे कि ड्रग्स या फिर जितने भी नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स जैसे ऐसे बहुत से पदार्थों की तस्करी की जाती है अवैध रूप से। तो इसकी वजह से भारत की युवा पीढ़ी जो है वो उसका शिकार बनती चली जा रही है। उसके बाद म्यांमार से गैस पाइपलाइन। बेसिकली देखो भारत जो है वो म्यांमार से एक गैस पाइपलाइन भारत में लाना चाहता है। अगर ये गैस पाइपलाइन जो है वो भारत आ जाती है, ठीक है ना, यहाँ से मानते हैं ये म्यांमार है, ठीक है, और यहाँ पे है ये भारत, और इसी के बीच में यहाँ पे आ जाता है ये बांग्लादेश। तो यहाँ से ये जो गैस की पाइपलाइन है यदि भारत आ जाती है तो आपको पता है गैस कितना आपको सस्ता हो जाएगा, मुश्किल से 14 से 15 रुपए। ये मैं नहीं बता रहा, ये सरकारी जो अनुमानित आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 16 रुपए आपको मिलेगी गैस प्रति लीटर। लीटर में तो नहीं, मतलब किलो के हिसाब से होती है, तो उसी हिसाब से मिलेगी। लेकिन इस संबंध में बांग्लादेश जो है वो इसमें अड़चन कर रहा है। तो आप एक चीज सोचो, जिस गैस को अभी आप मान लेते हैं, यहाँ पे हम एलपीजी की बात करते हैं, यहाँ पे हम सीएनजी की बात करते हैं। एलपीजी वर्तमान में 100 रुपए से 100 रुपए केजी से ऊपर भी जा चुकी है, सीएनजी भी 84-89 के आसपास की है, ठीक है। तो ऐसे में ये गैस की ये जो पाइपलाइन है म्यांमार से अगर आ जाती है भारत में तो एलपीजी आपको 14 से 15 रुपए में मिलेगी, सीएनजी भी आपको 17 से 18 रुपए के आसपास में मिलेगी। तो इसी संबंध में बांग्लादेश इस चीज में अड़चन उलझा रहा है। फिर है सैनिकों की हत्या। बेसिकली कई बार जो है बांग्लादेश में आतंक जो हमारे सैनिक हैं उनको पकड़ लिया जाता है, जबकि कोई हमारे सैनिक कुछ गलत एक्टिविटी भी नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें फिर
बिना फालतू में टॉर्चर किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, हाथ पैर काट दिए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि भारतीय और बांग्लादेशी इन दोनों के बीच में एक गलत छवि जो है वो उभरती है। ये विवाद का मुद्दा है। तो ये कुछ विवाद के मुद्दे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। नदी जल बंटवारा, घुसपैठ, आतंकवादी शिविर, अवैध तस्करी और म्यांमार से गैस पाइपलाइन और सैनिकों की हत्या। चलो, ये तो हो गए विवाद के मुद्दे। अब इसको लेकर इन्होंने अपने कुछ मधुर संबंधों को भी और अच्छा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की एक नीति है पूरब चलो की नीति। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये पूरब की चलो नीति जो है वो है आसियान के संदर्भ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भारत जो है वो इस नीति के माध्यम से आसियान के सभी देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता बनाना चाहता है। साथ ही साथ आसियान देशों के विकास के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहता है। यह है इसकी पूरब चलो की नीति। तो बांग्लादेश इस नीति का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से ये म्यांमार के जरिए दक्षिण एशिया के जो अन्य देश है उसके साथ और आसियान देशों के साथ में संबंध सुधारने की बात कहता है। बांग्लादेश में कभी भी आपदा प्रबंधन या फिर पर्यावरण जैसी जो समस्याएं हैं वो यदि आती हैं तो ये दोनों ही मिलकर आपस में उस समस्याओं को निपटा लेते हैं, आपस में मिलकर उसको सुलझाते हैं। 2008 में जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्होंने भारत को ये आश्वासन दिया कि बांग्लादेश में जितने भी आतंकवादी शिविर हैं हम उन सभी को नष्ट करते हैं। अर्थात 2008 में शेख हसीना के द्वारा जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली गई तो उन्होंने भारत से कहा कि देखो आप चिंता मत करो, हम बांग्लादेश में जितने भी आतंकवादी शिविर है ना सबको ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाती है बात 2014 की। तो 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री जो थे वो बांग्लादेश जाते हैं। वहां पे स्थिति काफी खराब होती है इस समय, तो उसको आर्थिक सहायता देते हैं और तकरीबन 20 अरब डॉलर, आप देखो एक डॉलर में जहाँ पे $70 के आसपास, अभी वर्तमान में तो 79 है, 80 मान लेते हैं, वहीं 20 अरब डॉलर, समझ लो कितना है, कैलकुलेट करके देख लो कितना पैसा देने की बात कही थी। और फिर वहीं 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों को, यानी कि एनक्लेव जो होते हैं, इनको लेकर आदान प्रदान की बात की कि इस क्षेत्र में हम जो है वो आसानी से अपना व्यापार वगैरह कर सकेंगे। तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंधों की कहानी। भारत और बांग्लादेश विवाद के मुद्दे क्या थे, ठीक, ये देख लिए हमने। भारत और बांग्लादेश मधुर संबंध क्या थे, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ये हमारी आईडी है। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, ठीक है ना। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन बहुत सिंपल सा आपसे समझाऊंगा। तो देखो, जब 1948 में श्रीलंका आजाद होता है तब इसमें लोकतंत्र कायम होता है, जो कि अभी भी वर्तमान में कायम है। लेकिन एक राष्ट्रीय स्थिति के बाद इसके अंदरूनी तौर पर इसे जातीय संघर्ष से जूझना पड़ा। किन किन जातियों के बीच में ये संघर्ष है, तो दो हैं। एक तो है सिंगली जो यहाँ के मूलवासी हैं, और एक है जो तमिल, जो यहाँ के भारत के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो 1948 के चुनाव में, श्रीलंका में जो चुनाव होते हैं, यहाँ पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पार्टी की सरकार बनती है जो सिंगली और जो तमिल लोग हैं इनके साथ में एक जैसा व्यवहार रखती थी। लेकिन वहां के जो मूल निवासी हैं और सिंगली, इनका मानना था कि ये जो तमिल लोग हैं इनके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तभी ये काफी नाराज हुए। तो इसी संबंध में फिर 3 साल बाद 1951 में फिर से चुनाव होते हैं। तो इस संबंध में श्रीलंकाई जो फ्रीडम पार्टी है, इसके एक व्यक्ति थे सुलेमान भंडार नायके, इन्होंने शासन की बागडोर संभाली। और जो श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी थी, ये एक कट्टरपंथी पार्टी थी जो सिर्फ सिंगली के लिए काम करती थी, सिंगली को एक अच्छा खासा यहाँ पे वर्चस्व देना चाहती थी। तो इसने तमिलों को भगाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि सबसे पहला इन्होंने सिंगली जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया कि किसी भी पत्र पर, किसी भी सरकारी आदेश पर हमेशा सिंगली भाषा का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ बस, परिवहन, बंदरगाह, ये सभी क्या थे, ये सभी तमिलों के मुख्य नियंत्रण में थे, जिससे ये आसानी से अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। लेकिन इस पार्टी ने क्या किया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात अब बस, परिवहन और बंदरगाह इस पर सरकार की हुकूमत रहेगी, अब ये प्राइवेट नहीं रहेंगे, अब ये जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गए। तो इससे क्या हुआ, तमिलों के रोजगार छिन गए। एक तो भाषा, दूसरा तमिलों के रोजगार। और फिर इसी संबंध में तमिलों को ये विदेशी आवास प्रमाण पत्र थे। आपको पता है कि आपको किसी देश में रहना है तो आपको आवास प्रमाण पत्र लेना पड़ता है।
तो उसके नवीनीकरण यानी कि अब कोई भी नया आवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और ना ही तो उसे दोबारा से रिन्यूअल किया जाएगा, ये भी उन्होंने खत्म कर दिया। साथ ही साथ प्रमाण पत्र नागरिकता एवं राज्य की मांग को श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने स्वीकार किया, यानी कि जब प्रमाण पत्र के बारे में, नागरिकता के बारे में एवं एक नए राज्य की जो मांग थी, जब वो ये तमिल लोग करते हैं तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी इसे अस्वीकार कर देती है। फिर इसी को देखते हुए इन तमिलों ने अपने लिए एक संगठन बनाया 1978 में, जिसे कहते हैं लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसका जो वर्चस्व था वो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण इसका कायम था, ठीक है। लेकिन जल्दी ही जो श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी थी इसने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और कई हद तक ये खत्म भी हो चुका था, ठीक है। फिर 1987 में क्या होता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता होता है। बेसिकली देखो 1987 में ना इंडिया जो है वो श्रीलंका में अपनी सेना भेजती है, लेकिन जो तमिल लोग हैं वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो सेना भेजी है इसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पे जो है स्थिति खराब होती जा रही है। तो इसी संबंध में ये कहते हैं कि ठीक है भाई, हम ऐसा ही करेंगे, हम सेना वापस बुला लेंगे। तो इसी को देखते हुए फिर 1987 में उसी साल एक समझौता हुआ इनके बीच में और ये निर्णय लिया गया कि श्रीलंका जो है उसका पूरा विभाजन नहीं होगा, यानी कि दो देश नहीं बनेंगे, बल्कि एक संसद बना दी जाएगी, एक विधानसभा बना दी जाएगी उत्तर पूर्वी के लोगों के लिए, जहां पे मुख्यतः तमिल लोग रहते हैं, ठीक है। इसी तरह श्रीलंका का लोकतंत्र इन्हीं बातों पर आधारित रहता है। कभी लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र तो वहां पे रहता ही रहता है, बट वहां पे अंदरूनी जो संघर्ष है उसकी छोटी छोटी झलक आपको समय समय पर देखने को मिलती रहती है। तो आपको समझ में आ गया श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन आप किस तरीके से करें, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत और श्रीलंका के संबंध जो है वो कैसे रहे। तो सिंपल से देखो, जब 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी, फिर उसे कभी भी वापस ऐसी गलती उसने नहीं दोहराई। श्रीलंका में कभी भी सुनामी आती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो हमेशा भारत उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब ये अपना शपथ जो समारोह है, एक सेकेंड पेन का चला गया, हाँ, शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, तब श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर उन्होंने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आम सहमति तथा कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। अर्थात 2014 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री अपनी शपथ समारोह पर मतलब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आते हैं और इस शपथ समारोह में शामिल होते हैं और कहते हैं कि हम आपस में जितने विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे, सहयोग को और बढ़ाने के लिए हम कई क्षेत्रों को आपस में बांटेंगे। इट मीन्स कि आपस में उसको लेकर समझौते करते हैं जिससे हम व्यापार वगैरह इजी कर सकें। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जो कि अभी हमने देखा ही था। वर्तमान में अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में जो श्रीलंका है उसमें पेट्रोल का क्राइसिस, पेट्रोल की समस्या बहुत ज्यादा है। कई सैकड़ों ऑटो वगैरह लाइन में लग के एक एक दिन दो दिन लग के तब उनको पेट्रोल मिलता है, वो भी एक सीमा तय कर दी गई है, 1 लीटर 2 लीटर या किस तरीके से। तो पेट्रोल का क्राइसिस जो चल रहा है श्रीलंका में, उसी संबंध में भारत ने कहा है कि हम पेट्रोल समस्या को लेकर वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। लगभग 50 पेट्रोल पंप वहां पे खोलेंगे और जब पेट्रोल पंप खोलने की बात की जाती है तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी बनती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल पंप खोलने की बात की गई जिससे रोजगार अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत होगी। तो श्रीलंका के जो संबंध है भारत के साथ में, वो हम कह सकते हैं कि एक टाइम को 1987 में कुछ खराब हुआ कि जब संघर्ष चल रहा था, शांति सेना भेज दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हमेशा सही रहे हैं, ठीक है। तो यह है भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल में राजतंत्रीय शासन का वर्णन, अर्थात नेपाल में जो राजा का शासन रहा है इसका हमें वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है, जबकि भारत जो है उसके दो साइड हम कह सकते हैं, एक तो दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे क्या है, सागर ही सागर है। लेकिन नेपाल के ऊपर जो देखोगे तो चाइना है, ठीक है, और नीचे देखोगे तो क्या है, भारत है, इसीलिए इस तरह से घिरा हुआ है। 75 यहाँ की जो जनसंख्या है 75% वो है हिंदू।
अब इस संबंध में जब ये आजाद होता है तब से लेके यहाँ पर राजतंत्र ही रहा, लेकिन वर्तमान में तो चलो एक राजतांत्रिक प्रणाली है। पहले देखो यहाँ पे क्या, बेसिकली जब ये आजाद होता है तब यहाँ पर यहाँ की जो जनता थी वो राजनीतिक पार्टी एक उत्तरदायी शासक की मांग करती थी। अर्थात नेपाल में राजतंत्रीय जो व्यवस्था थी इसके विरोध में यहाँ की जनता और जो कई पार्टियां हैं, जो चुनावी पार्टियां थी, दल थे, ये सभी एक उत्तरदायी शासन की मांग करते थे। क्यों मांग करते थे? क्योंकि यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो राजा था, उसने सेना की सहायता से पूरे देश पर अपना नियंत्रण जमा लिया था, जिससे लोकतंत्र की राह रुक गई थी और राजा अपनी मर्जी से कार्य करता था, कुछ भी जनता से पूछता वगैरह नहीं था। तो इसलिए ये एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे और लोकतंत्र यहाँ पे रुक चुका था। जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग के लिए आंदोलन शुरू किए और आंदोलन इतना ज्यादा व्यापक हुआ तो राजा को मजबूरन बाध्य होकर 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांगनी पड़ी। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक संविधान था ना, इसमें भी ये जो राजा ने क्या किया, देखो जो भी मुख्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में मुख्य शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो ऐसी शक्तियां इसने रखी अपने पास। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हालांकि लोकतांत्रिक संविधान की मांग मानी और बनाया भी गया, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला, मुश्किल से 2 से 4 साल तक चला होगा। तो 1990 के दशक में नेपाल में फिर आ जाते हैं माओवादी। माओवादी एक समूह था जिसने वहां की जनता का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आश्वासन जीता, विश्वास जीता और ये राजा के साथ और जो सत्ताधारी अभिजन थे जो इस आंदोलन में अपना एक तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो माओवादी इन सभी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच में क्या होते हैं, हिंसक झड़पें हो जाती है, अर्थात हाथापाई होती है। अब इसी बीच में संसद को यहाँ पे भंग कर दिया जाता है 2002 में। राजा ने संसद को भंग कर दिया तो थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र पहले कायम भी था कुछ टाइम के लिए, वो यहाँ पे खत्म हो गया। संसद की बहाली 4 साल के बाद, इस यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 4 साल के दौरान यहाँ पर बहुत ही बड़े आंदोलन होते रहे, माओवादी, जनता, राजनीतिक पार्टियां, शासन, राजा सभी के बीच में। तो 2006 को देखते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद यहाँ के जो राजा थे वर्तमान में ज्ञानेंद्र, उस समय के वर्तमान की बात कर रहा हूँ 2006 में, तो उन्होंने इनकी मांग को माना और संसद को पुनः बहाल कर दिया। और संसद को जब बहाल किया तो ये जो देशव्यापी आंदोलन था जिसने मजबूर किया कि संसद को बहाल किया जाए, इसमें बहुत सारे जो दल थे, राजनीतिक दल, उनका गठबंधन था, माओवादी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी को शामिल किया गया था। नेपाल में लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से हालांकि अभी भी मुकम्मल नहीं है, ठीक है। बहरहाल नेपाल ने अपने इतिहास को नेपाल जो है वो अपने इतिहास के एक ऐसे दौर से गुजरा है जो बहुत ही खतरनाक रहा है, क्योंकि वहां संविधान सभा का गठन की दिशा में कई कदम वर्तमान में उठाए जा रहे हैं। तो इसी संबंध में 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म किया गया, लोकतांत्रिक गणराज्य से बना दिया गया और फिर 2015 में इसने अपना एक नया संविधान यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो ये है नेपाल में राजतंत्रीय शासन का वर्णन। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका हो। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आज के हमारे यहाँ पे इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझाने की मेरी जो कोशिश थी वो सफल रही होगी। देखो ये तो आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया। अब इसके ठीक कुछ टाइम के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं अगले दिन ही, चैप्टर नंबर 6 में देखो 2 टॉपिक है, एक तो नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसके बारे में और जो कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके बारे में। तो उसको लेकर भी हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, तो देख लेना उसकी भी। यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आने उन्हें देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे जितने भी क्वेश्चन आज आपको समझाए हैं, ठीक है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।